देखो अब हम बात करेंगे एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ हेड साइज एंड शेप के बारे में। तो हेड ग्रोथ में भी अफेक्टेड, यानी कि हेड ग्रोथ जो अफेक्ट हो सकता है वो किस किसी वजह से हो सकता है, या तो स्कल बोन के एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से हो सकता है, या फिर ब्रेन पेरेन्काइमा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, या फिर बोन में अल्टरेशन की वजह से हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोसिफेली। मैक्रोसिफेली डिफाइन किया जाता है जब ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कमफ्रेंस एज और सेक्स के मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर हो। ये टेबल 2.20 में इंपॉर्टेंट को जो मैक्रोसिफेली दिया गया है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैक्रोसिफेली में बिनाइन फैमिलियल में न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम आता है। न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम में फाइब्रोमेटोसिस हो गया। इसके अलावा अदर्स सोटोस आता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, ल्यूकोडिस्ट्रोफीज आती है। इसके अलावा लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज आते हैं, इंक्रीज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, हाइड्रोसिफिलिस आता है, बिनाइन इन्लार्जमेंट ऑफ सब एरेक्नोइड स्पेस, हाइड्राएन्सेफेली और कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा। इनलार्ज्ड वेस्कुलर कंपार्टमेंट कब होगा? आर्टियोवीनस मालफॉर्मेशन की वजह से, सब ड्यूरल, एपीड्यूरल, सब एरेक्नोइड और इंट्रावेंट्रिकुलर ह्यूमोरेज की वजह से। इंक्रीज इन बोनी कंपार्टमेंट, बोन डिजीज अगर कोई है उस कंडीशन में। इसके अलावा बोन मेरो एक्सपेंशन लाइक थैलेसीमिया मेजर के अंदर होता है। मिसलेनियस कोजेज की बात करें, इंट्राक्रेनियल मास लीजन लाइक सिस्ट बन गई, अगर एब्सिस हो गया वहाँ पे ट्यूमर हो गया, राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हो सकता है। इडियोपैथिक शूडो ट्यूमर सेरेब्राई अगर हो गया, लीड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, ग्लेक्टोसीमिया की वजह से हो सकता है। अब देखो मेगल इंसेफेली या फिर ब्रेन वेरेनकाइमा का इनलार्जमेंट जो होता है, मेगाइंसेफेली या फिर इन्लार्जमेंट ऑफ ब्रेन जो होता है, ब्रेन पेरेन्काइमा का इन्लार्जमेंट फेमिलियल या इनहेरिटेड सिंड्रोम या न्यूरो मेटाबॉलिक डिजीज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इन्फेंट विद बिनाइन फेमिलियल मेगल इंसेफेली में बर्थ पर इंक्रीज्ड हेड साइज होता है जो इन्फेंसी में अपर ग्रोथ कर्व परसेंटाइल के साथ परसिस्ट करता है, और नॉर्मल बॉडी साइज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट होता है। अब देखो चिल्ड्रन विद मेटाबॉलिक कोज में बर्थ पर नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होता है। मैक्रोसिफेली बाद में नोट किया जाता है जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है। डायग्नोस्टिक सजेस्ट किया जाता है अकम्पनिंग फीचर्स और बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी से। हाइड्रोसिफेलिस जो कि एक्सेसिव सीएसएफ की वजह से होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से, या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन की वजह से, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव सीएनएफ फ्लो के कारण हो सकता है। मोस्ट पेशेंट पोस्टनेटल रैपिड हेड साइज इंक्रीज दिखाते हैं, और अंडरलाइंग डिजीज या फिर राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नोजिया, वोमिटिंग या फिर इरेटिबिलिटी के सिम्टम के साथ सिम्टोमेटिक होते हैं। अब देखो बिनाइन इलार्जमेंट ऑफ सब एरोक्नोइड स्पेस रिलेटिवली कॉमन है, और इसे हेड ग्रोथ वेलोसिटी का 6 मंथ तक नॉर्मल हो जाना कैरेक्टराइज करता है। डेवलपमेंट असेसमेंट और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल होते हैं। अब बात करें इवोल्यूशन फॉर मैक्रोसिफेली इंडिकेटेड होता है अगर हेड सर्कमफ्रेंस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर हो एज या सेक्स के मीन से, या फिर सीरियल मेजरमेंट में प्रोग्रेसिव इन्लार्जमेंट दिखे जैसे कि मोर देन 2 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ, और मेजर परसेंटाइल लाइन को क्रॉस करना रूटीन विजिट्स के बीच में। हेड साइज का मेजरमेंट इन पेरेंट्स फैमिलियल केस डायग्नोज करने में यूजफुल होता है। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट को क्रेनियल इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन विद एसिम्प्टोमेटिक फैमिलियल मैगन इंसेफेली या फिर बिनाइन इन्लार्जमेंट ऑफ सब एरेक्नोइड स्पेस को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इन्फेंट विद हाइड्रोसिफिलिस को न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन जैसे कि वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट प्लेसमेंट की ज़रूरत हो सकती है। अब बात करते हैं माइक्रोसिफेली की। माइक्रोसिफेली में क्या होगा? माइक्रोसिफेली डिफाइन किया जाता है जब ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कमफ्रेंस गिवन एज, सेक्स या जेस्टेशन के मीन से मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो होता है। तो माइक्रोसिफेली को मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन डिफाइन करने से जेनेटिक और नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टेड ब्रेन से एसोसिएटेड ज़्यादा होता है, जबकि मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो डिफाइन करने से इंटेक्चुअली नॉर्मल हेल्दी चिल्ड्रन भी शामिल हो सकते हैं जिनका हेड सर्कमफ्रेंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लोअर एंड पर होता है। ठीक है, देखो प्राइमरी माइक्रोसिफेली टर्म यूज किया जाता है उन कंडीशन के लिए जो रिड्यूस्ड जनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स ड्यूरिंग द न्यूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन से एसोसिएट होती है।
अब देखो सेकेंडरी माइक्रोसेफेली फॉलो करती है इंजरी या किसी इंसल्ट के बाद में नॉर्मल ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, और किसका रिडक्शन हो सकता है वहाँ पे, डेंड्राइटिक प्रोसेसेस का रिडक्शन हो सकता है, और साइनेप्टिक कनेक्शन है वो भी रिड्यूस हो सकते हैं। अब देखो माइक्रोसिफेली या माइक्रोएनसेफेली टर्म यूज होता है किसके लिए, अब नॉर्मली स्मॉल ब्रेन के लिए। जो न्यूरो इमेजिंग या न्यूरोपैथोलॉजी फाइंडिंग पर बेस्ड होता है, न्यूरो इमेजिंग या फिर न्यूरोपैथोलॉजी पर बेस्ड होता है। चूँकि हेड ग्रोथ ब्रेन ग्रोथ पर डिपेंडेंट होती है, माइक्रोसिफेली यूजुअली माइक्रोइनसेफेली इम्प्लाई करती है एक्सेप्ट द क्रेनियो साइनोस्टोसिस में, जहाँ पर स्कल ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कोज क्या क्या है। कोज क्या क्या है, सबसे पहले इसमें देखेंगे आइसोलेटेड माइक्रोसिफेली, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है या एक्स लिंक्ड होता है, सिंड्रोमिक हो सकता है, ट्राइसोमीज 21, 18 और 13 में, मोनोसोमी 136 1p36 डिलीशन सिंड्रोम होता है, विलियम क्राइडूचेट सिंड्रोम होता है। स्ट्रक्चरल डिजीज में बात करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें तो फिनाइलकीटोन्यूरिया हो सकता है, सिट्रोल्यूनेमिया हो सकता है, मैटरनल में डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, अनट्रीटेड फिनाइलकीटोन्यूरिया। इन्फेक्शन की बात करें तो कंजेनाइटल साइटोमेगलोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, रूबेला, वेरिसेला, टोक्सोप्लाज्मोसिस, HIV, सिफिलिस, एंटेरोवायरस, मेनिंजाइटिस। फिर टेरेटोजेंस के अंदर अगर फीमेल है वो एल्कोहल, तंबाकू, मैरिजुआना और कोकेन, हीरोइन और टोल्यूइन में एडिक्शन हो, या फिर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की वजह से या एंटी एपिलेप्टिक एजेंट की वजह से, रेडिएशन की वजह से। पेरीनेटल इंसल्ट की बात करें तो हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी या हाइपोग्लाइसीमिया। एंडोक्राइन कोज की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म और एड्रेनल इनसफिशियंसी की वजह से हो सकता है। अब देखो आइसोलेटेड इनहेरिटेड माइक्रोसिफेल जो मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव फिनोटाइप के रूप में होती है, रिड्यूस ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कम्फ्रेंस इज बर्थ सिंस बर्थ, नॉर्मल सेरेब्रल एनाटोमी होती है और एब्सेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइन के साथ या फिर विदाउट लर्निंग डिफिकल्ट के साथ एसोसिएट हो सकती है। विद लर्निंग डिफिकल्ट के साथ भी एसोसिएट हो सकती है, विदाउट लर्निंग डिफिकल्ट के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। अब देखो अदर एसोसिएशन जिनमें शामिल होता है स्ट्रक्चरल ब्रेन मालफॉर्मेशन, इनहेरिटेड सिंड्रोम, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हाइपोक्सेमिक इस्चेमिक इंसल्ट्स और लेयरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखो इवोल्यूशन फॉर द माइक्रोसिफेली इनिशिएट करनी चाहिए अगर सिंगल हेड सर्कम्फ्रेंस मेजरमेंट मीन से 2 से 3 स्टैंडर्ड डिवीजन बिलो हो, या फिर सीरियल मेजरमेंट प्रोग्रेसिव डिक्रीज दिखा रहा हो हेड साइज के अंदर। अब देखो केयरफुल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, जिसमें डेवलपमेंट असेसमेंट और पेरेंट का हेड साइज मेजरमेंट भी शामिल होता है। न्यूरो इमेजिंग की नीड डिपेंड करती है एज ऑफ ऑनसेट पर, सीवियरिटी ऑफ माइक्रोसिफेली या फिर हेड सर्कम्फ्रेंस पेरेंट में, और हिस्ट्री ऑफ एंटीनेटल इंसल्ट की या फिर एसोसिएटेड क्लिनिकल फीचर पर। अगर एबनॉर्मल हेड शेप और रिजिज है अलोंग द सूचर लाइन प्रेजेंट है, अलोंग द सूचर लाइन अगर वहाँ पर रिजिज प्रेजेंट है और अबनॉर्मल हेड शेप है, तो इसमें ये सजेस्टिव हो सकता है क्रेनियो साइनोस्टोसिस का। प्रोग्नोसिस अंडरलाइनिंग कोज पर डिपेंड करता है और सेकेंडरी माइक्रोसिफेली में वर्स होता है कंपेयर टू द प्राइमरी माइक्रोसिफेली। चाइल्ड को जेनेटिक और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विस के कंसल्टेशन में मैनेज करना चाहिए। अब बात करते हैं क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। क्रेनियोसाइनोस्टोसिस का क्या मतलब होता है, प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ वन एंड मोर क्रेनियल सूचर जो मेजर में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मेटोपिक सूचर होता है, कोरोनल सूचर होता है, सेजाइटल सूचर होता है, लेम्बोइड सूचर होता है। ये वाला मेटोपिक सूचर होता है, ये सबसे पहले फ्यूज होता है, फिर कोरोनल सूचर आता है, सेजाइटल सूचर आता है और एक लेम्बोइड सूचर आता है। तो देखो इसमें क्या क्या होते हैं। तो प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ वन एंड मोर क्रेनियल सूचर जो मेजर जैसे कि मेटोपिक, कोरोनल, सेजाइटल, लेम्बोइड, या फिर माइनर में क्या आता है, फ्रंटोनेजल आता है, टेम्पोरो स्क्वेमोसल आता है और फ्रंटो स्फिनोइडल हो सकते हैं। क्रेनियल सूचर नॉर्मली अर्ली चाइल्डहुड में फ्यूज होते हैं, स्टार्टिंग विद मेटोपिक सूचर से स्टार्ट होता है। तो ये इसका बिगनिंग होता है 2 मंथ पर शुरू हो जाता है। इसके बाद में फिर सेजाइटल होता है, कोरोनल होता है और लेम्बोइड सूचर ये होते हैं 22 to 26 मंथ पर। और फ्रंटोनेजल फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर लास्ट में क्लोज होते हैं 68 to 72 मंथ्स के अंदर। प्रीमेच्योर फ्यूजन स्कल के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। प्रीमेच्योर फ्यूजन जो होता है स्कल के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है
किस साइड में रिस्ट्रिक्ट रहता है। अगर ये देखो फ्यूजन यहाँ पर, अगर तुम्हारा फ्यूजन यहाँ पर हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर ग्रोथ को नहीं होने देगा, राइट। तो वहाँ पर तो अब क्या होगा कि ब्रेन का साइज़ तो बढ़ेगा, ब्रेन का साइज़ बढ़ेगा तो इसके लिए कंपनसेशन के लिए होता है, कंपनसेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखो कंपनसेशन के लिए यहाँ पर इसके पैरेलल ग्रोथ होती है, इस तरीके से पैरेलल ग्रोथ होती है। तो कंपनसेटरी स्कल ग्रोथ पैरेलल टू द अफेक्टेड सुचर होती है ताकि ग्रोइंग ब्रेन को अकोमोडेट किया जा सके। रिजल्टिंग स्कल डिफॉर्मिलिटी को इस स्केफोसिफेली बोलते हैं, प्लेजियोसिफेली बोलते हैं या ट्राइगोनोसिफेली बोलते हैं, बेस्ड ऑन द सूचर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसके बाद में क्लोवर लीफ स्कल डिफॉर्मिलिटी मल्टीपल सूचर के फ्यूजन से होती है, मल्टीपल सूचर के फ्यूजन से होती है और हाइड्रोसिफेलस से एसोसिएटेड होती है। अब देखो एक वर्ड होता है टावर स्कल या एक्रोसिफेली। टावर स्कल एक्रोसिफेली उन पेशेंट में होता है जिसमें कंबाइंड सेजाइटल कोरोनर और लैम्बोइड, कंबाइंड लैम्बोइड क्या हो साइनोस्टोसिस प्रेजेंट होती है, ऑफ्टन एज अ पार्ट ऑफ द एपर्ट और क्राउजेन सिंड्रोम। ऑक्सीसिफेली या फिर ट्यूरिसिफेली रेफर करता है टोल क्रेनियम को जो डिलेड रिपेयर ऑफ ब्रेकियोसिफेली के कारण होता है और ये अक्सर सिंड्रोमिक होता है। देखो अपेट सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है या स्पोरोडिक डिसऑर्डर होता है। किसके का वजह से होता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जीन में म्यूटेशन के कारण होता है और कैरेक्टराइज्ड होता है किसे, बाइकोरोनल साइनोस्टोसिस और मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया की वजह से। और इसके साथ ये एसोसिएटेड होता है रिसेस्ड फोरहेड, फ्लैट मिड फेस, प्रोट्रूडिंग आइज, हाइपरटिलोरिज्म और एंटी मोनग्लोइड स्लैंट ऑफ आइज, लो सेट ऑफ ईयर्स भी इसमें होते हैं। मोस्ट पेशेंट में हाई आर्च पैलेट मिलता है, माल ऑक्लूजन होता है, क्लेफ्ट पैलेट मिलता है, कॉम्प्लेक्स सिंडेक्टाइली यानी कि मिटन हैंड भी होते हैं। अदर फीचर में शामिल हो स्ट्रैबिस्मस होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ रहता है यहाँ पे और सीवियर एक्ने होते हैं। अब देखो क्राउजन सिंड्रोम थोड़ा सा डिफरेंट है एपर्ट सिंड्रोम से। क्राउजन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है जो कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर R2 R3 के म्यूटेशन के कारण होता है और कैरेक्टराइज होता है टाल फ्लैटेड फोरहेड सेकेंडरी टू द बाइकोरोनल साइनोस्टोसिस। प्रोप्टोसिस यहाँ पर भी मिलता है, बिग्ड नोज होता है और मिड फेस हाइपोप्लेजिया होता है। मेनी पेशेंट में सर्वाइकल स्पाइन एबनॉर्मलिटीज भी मिलती है। फेशियल डिफॉर्मिटी का डिग्री माइल्डर होता है कंपेयर टू द एपर्ट सिंड्रोम और इन पेशेंट में क्लेफ्ट लिप नहीं होता है, साइनेडेक्टाइली भी नहीं मिलती है और मेंटल रिटार्डेशन भी नहीं मिलता है। अदर कंडीशन जो क्रेनियो साइनोस्टोसिस से एसोसिएटेड होती है उसमें शामिल होता है कारपेंटर सिंड्रोम और फाइफर सिंड्रोम। ओके, थैंक यू।